जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच में लाइव होने का अवसर मिल रहा है। आप सभी सम्मानित साथियों का इस फेसबुक लाइव पर मैं आरपी मौर्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। और आज का जो विषय बिंदु है वो हर भारतवासी, हर सच्चे भारतीयों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके पूरी की पूरी घटना जो बिलसी विधानसभा में हमारे साथ हुई है उसको हम आपके बीच में रखेंगे और आप खुद अनुमान लगाएंगे कि किस प्रकार से भारत देश के अंदर अगर आप दबे कुचलों की जिंदगी जी रहे हैं, अपने स्वाभिमान को खो चुके हैं, मीन्स मुर्दों वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपने अपने अधिकार सम्मान की बात करी, स्वाभिमान की बात करी, वहीं पर सत्ता में विराजमान भ्रष्ट आतताई लोग निश्चित तौर पर इन के इन प्रकार आपका मार्ग रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, बात को शुरू करने से पहले मैं समस्त विधानसभा बिलसी वासियों को दिली आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने समर्थन और सहयोग से बिलसी विधानसभा में उस माहौल को खड़ा किया था जो इन षड्यंत्रकारियों से नहीं बच सकी। और निश्चित तौर पर इस बार बिलसी विधानसभा बहन शिल्पी शाक्या जी के नाम पर थी और इस जीत में बहन शिल्पी शाक्या जी की ही जीत नहीं होती। निश्चित तौर पर पूरी विधानसभा बिलसी क्षेत्र के समस्त युवा साथियों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों की ही जीत होती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए और इसमें हम सभी को धैर्य से काम लेने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग अपने उस मिशन को, अपने उस मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हर पल आपका साथ और सहयोग मिलता रहेगा। साथियों, सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि आज देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों का एकाधिकार हो गया है। एकाधिकार का मतलब है इस देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य तमाम ऐसी पार्टियां जो एक व्यक्ति के नाम पर बनी हुई हैं या पहले से उन्होंने अपना अस्तित्व मेंटेन किया हुआ है। और आपको पता है कि भारत देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने आप में दावा कर सके कि वो पूर्णतया लोकतांत्रिक है और पूर्णतया स्वच्छ और पवित्र है। लेकिन नहीं, वे सब पार्टियां इस देश के अंदर चल रही
नहीं हैं और उसी में से आपको कोई ना कोई विकल्प चुनना होता है। आज जो पार्टी बनाते हैं या समाज के लिए जो काम करने का बीड़ा उठाते हैं, अक्सर वे भ्रष्ट और अत्याचारी लोग होते हैं, जिनका उद्देश्य समाज की वास्तविक सेवा, देश की वास्तविक सेवा करना नहीं है। उनका उद्देश्य होता है अपना पेट भरना है और जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। निश्चित तौर पर जो इनकी राजनीति है वो राजनीति परिवर्तनशील नहीं है। मीन्स समाज में, देश में परिवर्तन कभी नहीं ला सकती है, यह हम पूर्ण दावे के साथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए या बसपा की सरकार आ जाए या सपा की सरकार आ जाए, समस्या या समस्याओं का समाधान किसी भी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर इन सभी का उद्देश्य यही बन चुका है कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए। जिस दिन अच्छे लोग राजनीति में आ जाएंगे उस दिन निश्चित तौर पर देश की जो जनता है, देश की जो परेशान और पीड़ित जनता है, निश्चित तौर पर उनके साथ खड़ी होगी। और अगर खड़ी होगी तो रेवोल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा और उस रेवोल्यूशन को ये चाहते नहीं हैं। वहीं पर चुनाव आयोग का जो पूरा प्रोसीजर है वो अभी जो हमने आचार संहिता जिस तरीके से लागू हुई, जो तौर तरीका हमारे बीच में देखने को मिला, हमने देखा प्रैक्टिकली, वो चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो अभी पूरी तरह शोषणकारी है। चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है ठीक 1 महीने पहले तो ये नहीं पता था चुनाव होगा या नहीं। उसके बाद आनन फानन में चुनाव की घोषणा होती है। तो मेरा चुनाव आयोग से ये प्रश्न है कि बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को या तमाम अन्य पार्टियों को जो लगभग 30-35 साल से काम कर रही हैं, उनको हर बच्चा जानता होगा, उनके लिए 1 महीने का समय पर्याप्त होता है। लेकिन मैं अपनी बात भी नहीं करूंगा। मैं एक आम नागरिक की अगर मैं बात करूं, एक निर्दलीय प्रत्याशी की मैं बात करूं, जिसको कोई नहीं जानता और उसके मन में चुनाव लड़ने का आइडिया आता है या वह मन बनाता है कि मैं चुनाव लड़ूं, 1 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने के बाद जो भी इनका प्रोसीजर शुरू होता है, नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक, अंतिम दिन के बाद मात्र मैक्सिमम 15 दिन का समय मिलता है। अब उस 15 दिन के समय में एक आम नागरिक कैसे अपना चुनाव प्रचार करेगा, कैसे पूरी विधानसभा को कवर करेगा, कैसे जन जन तक पहुंचेगा, कैसे अपना चुनाव चिन्ह बताएगा और क्या क्या कर सकेगा। मानता हूं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा उसके बाद उतने लोग भी नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर उसको भाग दौड़ के खुद ही काम करना पड़ेगा। और अगर खुद ही काम करना पड़ेगा तो वो पूरा का पूरा जो 15 दिन है किसी भी स्थिति में उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग के जो हेड हैं एस चंद्रा, उनको भी अगर चुनाव मैदान में उतार दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ पर्चा दाखिल करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 गांव 15 दिन में पहुंच पाएंगे। इससे ज़्यादा वे प्रचार भी नहीं कर सकते हैं और उनकी हार निश्चित है। एक प्रकार से जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका हनन चुनाव आयोग की आचार संहिता के माध्यम से हो रहा है। लेकिन साथियों, हुआ क्या, जिस दिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी हुई और आचार संहिता लगा तो ये हुआ कि सुविधा ऐप पर आपको परमिशन मिलेगी। सुविधा ऐप इन्होंने बनाया, साइट बनाई और उस पर कोई भी जाकर के परमिशन ले सकता है। तो ठीक है, अच्छी बात है,
हम लोगों ने जो पहले से 3-4 महीने से प्रचार कर रखा था, दैट इज ऑल। सुविधा ऐप पे जब हम आवेदन करने गए तो सुविधा ऐप पर बिलसी जो थाना है उसका नाम या वो कॉलम नहीं ले रहा है। मीन्स उस कॉलम में रेड पॉइंट आ रहा है, और अगर बिलसी थाने का नाम नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर हमारा एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा। अगर वो एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता है तो हमें परमिशन तो है नहीं। जैसे ही आचार संहिता लगी वैसे ही हमारा चुनाव प्रचार बंद हो गया। क्या सभी का बंद हो गया? तो हम लोगों ने परमिशन लेने का प्रयास किया, लेकिन साइट बंद होने के नाते परमिशन हमें नहीं मिल पाई। उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम महोदय बिलसी से हमारे लोगों ने 3 बार मिले। सर चल नहीं रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, परमिशन दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन जितनी बार हमारे लोग मिलने गए, मैं खुद नहीं गया, जितनी बार हमारे लोग मिलने गए उतनी बार उस एसडीएम ने बदतमीजी भरी बात करी। कहने का मतलब वो तानाशाही भरी बात करी और ये बोला कि हमको इससे क्या लेना देना है। चुनाव आयोग जब गाइडलाइन जो जारी किया है, मैं ऑफलाइन परमिशन नहीं दे सकता हूं। अब आपको परमिशन मिले ना मिले इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। और खुद रिटर्निंग ऑफिसर बनकर बैठा हुआ है। 3 बार जब एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया और हमने भी 1 बार 2 बार डेली प्रयास करते रहे, और यहां तक कि चुनाव आयोग दिल्ली हमने फोन भी किया, एस चंद्रा जी से बात भी हुई, उनको मेल भी मैंने किया, लेकिन उनकी मेल का ना तो कोई रिप्लाई आया और ना ही वेबसाइट में कोई करेक्शन हुआ। एक दिन इसी पॉइंट को लेकर के हम लोग बाहर फील्ड में थे। शाम को पुलिस प्रशासन के साथ तहसीलदार महोदय हमारे कार्यालय पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा भी होगा। तो कार्यालय के सामने लगा हुआ बोर्ड, फ्लैक्स जो लगा हुआ था, उसको उन्होंने उतार लिया और वहां पर जो भी हमारे साथी लोग थे उनके साथ इन्होंने अभद्रता भी की। मैं बार बार आता गया। हमने कहा जिसको जो बोलना है मेरे सामने आओ और सामने बोलो। जब उनको चुनाव आयोग की गाइडलाइन की मैं बात करता, चुनाव आयोग की आचार संहिता की मैं बात करता, तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता और बस यही है कि ये नियम है, इसको नहीं लगा सकते, उसको नहीं लगा सकते, अब परमिशन लेकर आओ, हम नहीं जानते, एंड सो ऑन। तो शाम को लगभग 5-6 बजे की बात है। इन लोगों ने कार्यालय के सामने से पूरा का पूरा पोस्टर हटा लिया और जब शाम को हम आए कार्यालय पे तो देखा, सुना और समझा तो गुस्सा तो बहुत आई। निश्चित तौर पर हम थाना अध्यक्ष बिलसी से मिलने ही जा रहे थे कि उधर से पीछे से रास्ता था तो वो एसडीएम कार्यालय से होते हुए निकलता था। तो हमने कहा चलो एसडीएम से ही बात कर लेते हैं, आखिर ये परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एसडीएम सामने ही मिल गए और एसडीएम का जो तौर तरीका था वो इतना अभद्र था कि हम अपने आप को भी नहीं रोक पाए। उन्होंने जो मन में आया बोले और हमने भी अपनी वाली बात कही। लेकिन कुल मिलाकर के हमने डीएम से भी बात किया था। तो डीएम ने कहा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो एसडीएम करेंगे। हमने कहा डीएम से बात करिए, तो भी वो बंदा मीन्स मिश्रा जी वह करने को तैयार नहीं हुए। वहां से जब हम निकले, अब इसी बात को लेकर के इन्होंने उल्टा सीधा केस बनाया और थाने में एफआईआर नोट करने के लिए अपील दे डाली लेखपाल के माध्यम से, और उसमें लिखा कि इन्होंने अभद्रता बोली, अभद्रता की है हमारे साथ, सरकारी काम में व्यवधान डाला है और हमें धमकाया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जबकि हम सभी मास्क में थे और उनके ही कार्यकर्ता मीन्स जो एसडीएम की सपोर्ट में थे
वही लोग मास्क नहीं पहने थे। और प्रोटोकॉल मीन्स कोरोना का प्रोटोकॉल, मतलब तमाम धाराएं बना करके इन्होंने जो है बिलसी थाने में रिपोर्ट एक दर्ज करके अपने पास ही रखा था, हमारे तक इसकी सूचना नहीं मिली। उसके बाद बिलसी थाना अध्यक्ष के समक्ष जब हम आए तो उनसे हमने पोस्टर हटाने का कारण पूछा, जिक्र किया, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अगर आप परमिशन ले आते हो तो निश्चित तौर पर आप कार्यालय खोलने के लिए, पोस्टर बैनर लगाने के लिए अलाउड होंगे। साथियों, सही बात भी थी, हमने एक्सेप्ट भी किया और वहां से हम निकले। अब कार्यालय के सामने पोस्टर नहीं था, चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद था। हमारी एक गाड़ी सफारी, आप जानते होंगे, सफारी आचार संहिता के पहले चल रही थी और जब आचार संहिता लगी तो उसको हमने कार्यालय में ही खड़ा कर दिया। ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था, इसके चलते केवल हम एक ही गाड़ी से आना जाना हमारा रहता था। शशांक भाई के साथ, शिल्पी जी के साथ एक ही गाड़ी से हम लोग आते जाते थे। 25 जनवरी की बात थी, हम लोग पर्चा दाखिल करने के लिए बदायूं गए थे और पर्चा लगभग 2-3 घंटे हम वहां पे खड़े होकर के पर्चा दाखिल किया गया और वहां से जैसे निकले अंबियापुर चौराहे पर पहुंचे हुए थे, तभी इन लोगों ने इंटरनली क्या प्लान बनाया था मुझे नहीं पता, लेकिन अंबियापुर चौराहे पर इनका जो उड़न दस्ता टीम थी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पर भी आया होगा, उड़न दस्ता टीम वहां पर चेकिंग कर रही थी। तो हमारी गाड़ी के पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ था, आपने देखा होगा, टीवी पर जो आपने देखा होगा या पेपर में देखा होगा, वो फॉर्च्यूनर के पीछे लगा हुआ था और जबकि दिखाया गया है सफारी के पीछे पोस्टर। तो उड़न दस्ता टीम ने हमको रोका और उन्होंने उसका जिक्र किया कि सर प्रचार के लिए जो है अलाउड नहीं है, विदाउट परमिशन। तो हमने कहा ठीक है, आप फिर वही जिरह कर रहे हैं जो पहले हम कर चुके हैं। तो हमने उड़न दस्ता टीम के सामने ही उस पोस्टर को उतरवा दिया और गाड़ी में लगभग इन्होंने 105 समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन 75-77 के आसपास पंपलेट, वो भी पुराने पंपलेट थे जो मुझे पता भी नहीं था, पड़े थे। पूरी गाड़ी को बाकायदे चेक किया गया और अंबियापुर चौराहे से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर हमारी ऑफिस थी। हम लोग वहां पर गए, हमारे साथ मात्र जब पर्चा दाखिल करने हम गए थे मात्र 5 लोग थे। 5 लोगों में मैं, शिल्पी जी के हस्बैंड शशांक भाई, शैलेंद्र जी और जिला अध्यक्ष बदायूं राकेश साकिया जी थे। और हम लोग पहुंचे वहां पर कार्यालय पर अपने, तो 2 लोग हम गाड़ी में थे, बातचीत कर रहे थे, बाकी लोग अंदर गए। और जैसे ही लगभग आधे घंटे तक हम लोगों ने डिस्कस किया और जैसे ही हम लोग अंदर गए तैसे ही पुलिस की 4-5 गाड़ी पहुंची वहां पर। दरवाजा उन्होंने खटखटाया, हम लोग ऑफिस को लगभग बंद कर चुके थे, 6-7 के आसपास की टाइमिंग थी। और जैसे ही हमने गेट खोला तो ये हुआ कि कई लोग हैं, तो हमने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया, शटर खोल दिया पूरा। तो हमने देखा कि थाना अध्यक्ष बिलसी दिनेश कुमार शर्मा जी सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मौर्य जी बाहर आइए, तो हम बाहर गए और हमारे लोग भी जो थे, अब कार्यालय शाम का बंद हो चुका था, लगभग 12-15 लोग ही रहे होंगे, बाकी सब अपने अपने घर थे। तो बाहर आए तो उन्होंने प्रश्न ये किया, हमने कहा हाँ बोलिए साहब, कौन सी गलती हुई है। तो उनका एक कहना था कि आप गाड़ी लेकर क्यों भागे हैं, गाड़ी लेकर क्यों भागे हैं। अब आप समझिए कि मैं
पुलिस वालों के सामने से गाड़ी लेकर भागूंगा, मतलब मैं कोई चोर बदमाश टाइप का व्यक्ति हूं और जो गाड़ी लेकर भागूंगा। हमने कहा गाड़ी लेकर भागने का कोई औचित्य ही नहीं है। और जो उड़न दस्ता टीम का जो पुलिस वाला था, कौन था, अजय नाम था, राजेंद्र नाम था, 2 के नाम पे फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई है। तो अगला भी सामने खड़ा था और हमने कहा कि इनसे पूछिए इनसे कि हम भाग करके आए हैं या पूरा का पूरा चेकिंग हुई है गाड़ी की। तो अगला बंदा सच तो सच ही होता है, जब सामने नजर मिली तो वो चुप हो गया। इतने पर दिनेश जी ने, शर्मा जी ने, मीन्स जो थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने गाड़ी की चाबी मंगाई और बोला कि थाने चलिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रकार के बदतमीजी ये लोग करेंगे। उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी और सफारी गाड़ी, फॉर्च्यूनर में खैर कुछ नहीं था, लेकिन सफारी में 2-3 बेसबॉल के स्टिक पड़े हुए थे और पहले से एक्चुअली गाड़ी खड़ी थी तो उसमें कुछ झंडे रहे, कुछ डंडे भी पड़े थे, मतलब झंडे वाले डंडे थे, वैसे डंडे नहीं थे। और गाड़ी के ऊपर माइक एक लगा हुआ था और गाड़ी के पीछे पोस्टर भी लगा हुआ था। मतलब घर के सामने से गाड़ी ले जाई गई। थाने में गए तो पहले तो आधे पौने घंटे कोई बातचीत नहीं हुई, तो वहां पर हम लोग आग वाग जला के बैठे थे। तो हमारे साथी जो कार्यकर्ता थे वो इधर उधर घूम रहे थे। हमने कहा जाइए आप लोग घर जाइए और अभी हम लोग आएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था कि इतनी नीचता पर ये पुलिस उतर आएगी। उन लोगों ने लगभग 9 के आसपास आनन फानन में जितनी धाराएं बन सकती थी वे धाराएं मैं आपको बता दूं 171H और G दोनों लगा दिया है। 171H और G की अगर मैं बात करूं तो H में आता है पैसे बांटना और अवैध खर्च करना। हम लोगों के पर्स में लगभग शशांक भाई के पास 15-17 हजार रुपए थे, हमारे 8-10 हजार रुपए मेरे जेब में थे। तो अगर आप चुनाव में या बड़ी गाड़ी लेकर, लग्जरी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं तो 5-10 हजार होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इन्होंने पैसे बांटने का आरोप लगाया और अवैध खर्च जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो उसका आरोप लगाया। साथ ही साथ जी भी लगाया, 171G। अब समझिएगा, इलेक्शन में गलत प्रचार करने का, मीन्स गलत स्टेटमेंट देने का। अब गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, इसका वेरीफाई किए बिना गलत स्टेटमेंट का FIR लिखना ये भी जुर्म ही है, लेकिन अगले ने किया। दूसरा, इन्होंने 186 वही लोक सेवक के कृत्यों में बाधा डालना, मीन्स कोई अधिकारी है उसके कार्यों में बाधा डालना। मीन्स हमने किसी के कार्य में बाधा नहीं डाली, लेकिन कार्यों में बाधा डालना, जिसकी सजा 3 महीने कारावास की है या 500 रुपए का जुर्माना है और या दोनों है। IPC 188 भी लगाया इन्होंने कि अधिकारियों के आदेशों का पालन ना करना, इसमें 1 माह की सजा है। 323 है, 323 में इन्होंने ये लगाया कि हमारे उड़न दस्ता टीम को आपने मारा पीटा है बुरी तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी बना करके इन्होंने अटैच किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आप 1000 रुपए दे करके, बदायूं की ही बात नहीं करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए दे करके किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर से मिलकर के, बिलसी का कोई डॉक्टर, वो भी त्यागी ही थे, पंडित महाराज ही थे, तो उन्होंने फर्जी रिपोर्ट बना करके धारा 323 को सपोर्ट किया। उसके बाद 504 IPC 504 भी लगा दिया कि मतलब लोक शांति भंग कर सकते हैं ये लोग। पेपर में निकला हो था, आपने देखा होगा कि उपद्रव कर रहे हैं। मतलब हम लोग बिलसी को जीतने गए थे तो उपद्रव कर रहे थे और ये लोग शांति बनाए हैं।
ये लोग शांति बनाए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरे बदायूं में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। आगे सुन लीजिए, बताता हूं अभी। इस 504 में सजा 2 वर्ष की है। उसके बाद 353 भी लगा दिया। इसमें लोक सेवक या सरकारी किसी कर्मचारी को डराना, धमकाना और उन्हें मतलब एक आपराधिक बल का प्रयोग करना, मीन्स मारना पीटना भी इसमें है। और 332 इसमें भी लगभग वैसा ही प्रोसीजर है। इसमें 3 साल की सजा है और डराना और धमकाना मारना ही है। कुल मिलाकर के इन्होंने लगभग 6-7 जो है धाराएं लगाई और जो गाड़ी में बेसबॉल था उसको इन्होंने निकाला, फोटो खींचा। अब बात यहां पर यह थी कि मैं थाने में था और पुलिस के प्रशासन के सामने मैं अपनी वाली अगर करता तो निश्चित तौर पर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती। विकास दुबे और पुलिस की लड़ाई हो जाती। आज मैं विकास दुबे पर भी विचार करने को बाध्य हूं कि उस विकास दुबे को इतना बड़ा माफिया मुझे लगता है पुलिस वालों ने ही बनाया है। अब इन पुलिस वालों ने मिलकर के ये पूरी धारा आरपी मौर्य और जो हमारे 2 साथी शैलेंद्र प्रताप मौर्य और शशांक भाई, ये लोग तो कभी इन सब मामलों में कभी लिप्त नहीं रहे, मीन्स बोलते भी नहीं है, बहुत सीधे हैं। मतलब अगले ने इतनी बेशर्मी दिखाई कि ये भी नहीं बोला कि नहीं सिर्फ ये धारा आरपी मौर्य पर लगेगी, बाकी पर नहीं लगेगी। और उसमें 2-3 नाम और इन्होंने जोड़ दिया। एक का नाम राम अवतार लगा दिया, दूसरे का नाम कोई और लगा दिया, 5-6 लोगों के अज्ञात में नाम लिख दिए। मतलब इनकी मौसी के घर की खेती है, मतलब जो मर्जी वो लगा दें और जो मर्जी वो छुपा लें। तो अब पुलिस वालों से वहां लड़ना ठीक भी नहीं था और पुलिस वालों के हाथ में पावर थी, इसलिए हमने शांति से सब कुछ होने दिया। और तुरंत जैसे ही इन्होंने फोटो खींचने के बाद तुरंत जो है बिलसी थाने से बिना किसी को सूचना दिए और बिना कोई मुझे इंफॉर्मेशन दिए इन लोगों ने बदायूं कोतवाली में शिफ्ट कर दिया। रात भर वहां बीता और बीतने के बाद अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने जब हम पेश हुए तो मजिस्ट्रेट महोदय ने उस समय ये पूरा जो बेसबॉल वगैरह का फाउंडेशन था पूरा बना के 7-8 धाराओं में चिपका करके इन पूरा फॉर्मेट बना करके वहां पे पेश हुई। उसमें एक राजीव कुमार वर्मा जी हैं, वो हमारे इसी पूरब साइड के हैं। तो पूरब साइड का बहाना लेकर के एक दिन आए कार्यालय में, तो चाय पानी भी हमने कराया, लेकिन इतनी बड़ी गद्दारी कर जाएगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अगला ये बोल रहा था कि आरपी मौर्य जी हमारे साथ मिल करके चलो और आप निश्चित तौर पर क्रांति चाहते हो, बदलाव चाहते हो, लेकिन इतनी जल्दी बदलाव कैसे होगा, आप अकेले कैसे कर लेंगे। मतलब समझे कि मैं पुलिस वालों से मिल करके चलूं। मतलब पुलिस वाले फर्जी केस में बदायूं वालों को परेशान कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं के मतलब क्रियाकर्म में मैं भी शामिल हो जाऊं। तो हमने अगले की नहीं सुनी, हम लोग पुलिस वालों से नहीं मिले, जिसका अंजाम हमें ये मिला है। तो अगले दिन जब जज के सामने हम पेश हुए, जज को अपनी पूरी बात बताई, लेकिन जज ने ये बात सुना तो लेकिन इग्नोर कर दिया। और वहीं पर जो पुलिस की तरफ से सुनवाई हुई उसको बंद कमरे में सुनने के बाद इन्होंने जो हमारी बेल थी उस दिन की, वो बेल को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद दूसरी कोर्ट में चली गई, अपर कोर्ट में। मतलब पुलिस वाले जो मर्जी पाए वो लिख दें, और उसके बाद कोर्ट में आने के बाद जज महोदय को सही और गलत का आकलन नहीं करना है, ना तो आमने सामने बहस करना है, और बस उसको अगले पर टाल देना है। उसके बाद अब बेल के लिए जब लगे
बेल करवाने में, तो बेल के लिए आपको मैं बता दूं, जज से लेकर के एक छोटे से छोटा जो कर्मचारी है बदायूं का, वो बिना पैसे लिए काम नहीं करता है, बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। अब हम लोगों ने अपने साथियों को कोई गाइडलाइन भी नहीं दी और ये लोग गाइडलाइन का इंतजार करते रहे। कोरोना पीरियड के चलते जेल में रहने के बाद भी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी। अब बेल करवाते 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 लगभग मान के चलो कि 14 दिन निकल गया। आज ये नहीं बैठे हैं, कल वो नहीं बैठे हैं, परसों उस कोर्ट में जाएगा, नरसों उस कोर्ट में जाएगा। पुलिस वालों ने अपनी डायरी नहीं भेजी है, पुलिस वालों ने अभी ये नहीं भेजा है, वो नहीं भेजा है। मतलब पूरी प्लानिंग थी कि इनको जो है इलेक्शन के बाद ही निकालेंगे, लेकिन हमारे सभी साथियों ने खैर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया उन्होंने, और अच्छा किया, क्योंकि हमारे बिना प्रेजेंस के अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती, हमारा कोई साथी अगर किसी प्रकार से इनका शिकार होता, तो मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाता। तो अच्छा किया, लेकिन लग करके इन्होंने इन किन प्रकार, मैं आपको बता दूं कि लगभग 70 से 80 हजार रुपए बेल करवाने में खर्च हो गए। अब बेल करवाने में किराया भाड़ा नहीं है, आने जाने का नहीं है, पुलिस वालों को पैसे बांटना, नहीं तो साइन ही नहीं करेगा। अब जैसे एक दरोगा के पास आप चले जाओ कि मैं वेरिफिकेशन करना है इस थाने से, लेखपाल के पास आप चले जाओ, वेरिफिकेशन करना है, मैं फला व्यक्ति हूं, मेरी संपत्ति इतनी है। अब लेखपाल काम नहीं करेगा। अब जब लेखपाल नहीं काम करेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए जूता, और वही काम हमने किया नहीं। मैं आपको बता दूं, वही काम हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे अगर पता होता कि इस प्रकार की मारपीट का आरोप फर्जी बनाएगा, तो निश्चित तौर पर मैं एसडीएम को भी पीटता और जो फ्लाइंग जो टीम थी उसको भी पीटता। लेकिन हम विनम्रता से ही बात करते रहे, और जिसका परिणाम ये हमें मिला। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी सम्मानित साथियों ने सबको रुपए बांट बांट कर साइन करवाया है। आप समझिए, मतलब बदायूं के जो अधिकारी लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको सैलरी नहीं मिलता है। अब जब ये हमारे जैसे लोगों से पैसे ले सकते हैं, तो मैं बता दूं कि आम जनता का खून कैसे पी रहे होंगे। ये जिसका खून पिया जा रहा है उनको ही इसकी तकलीफ होगी। कुल मिलाकर के 60 से 70 हजार रुपए बेल करवाने में खर्च हुआ। और 1 तारीख नहीं, 29 तारीख की बात है कि जिस दिन हमारे पर्चे का फाइनल डे था। अब आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत धड़ल्ले से ये बिजनेस चल रहा है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव आयोग की इसकी नजर है कि नहीं नजर है, मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग मिला है कि नहीं मिला, मुझे इसका भी आकलन नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अधिकारी, मींस जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, उन सबको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, उन सबको एसडीएम बना करके, उन सबको कोतवाल बना करके बिठाया गया। और बिठाने के बाद ये कुकृत्य करने के लिए उनको प्रेरणा दी गई है, और ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक विधानसभा सीट पे कम से कम 10 से 12 पर्चे लगातार खारिज हो रहे हैं, लगातार। और ये पर्चे खारिज उनके हो रहे हैं कि जो या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, या छोटी पार्टी से लोग हैं, या किसी तरीके से कमजोर वर्ग के लोग हैं, या नीचे से फाउंडेशन बनाकर वो जीतने की कंडीशन में है। अभी अपने ही बिलसी विधानसभा की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले जो प्रत्याशी थे, उनका पर्चा दोबारा भरा गया, और दरवाजा बंद करके एसडीएम ने खुद उनका पर्चा भरा है। और अगर उसकी वीडियो निकाली जाए, मींस जब वो इस कमरे में एक्टिविटी हो रही थी, तो या तो वीडियो बंद नहीं बनाई गई होगी, और अगर वीडियो होगी तो उसमें ये बात स्पष्ट होगी, क्योंकि शिल्पी जी लगभग 11 बजे वहां पर उपस्थित थी। लगभग 2-2:30 के आसपास जो है, 2 के आसपास जो है उनका गेट खुलता है, तो सीधे सीधे उनको सूचना ये मिलती है कि आपका पर्चा खारिज हो गया है। उसका मेन कारण ना बताया गया, ना तो उनको भरने का मौका दिया गया, ना अवसर दिया गया। और हम लोग जेल में थे, और जेल से हम तड़प तो रहे ही थे कि जो है किसी प्रकार से
पर्चा कहीं खारिज ना कर दे, मुझे इस बात का अंदेशा था और वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे, जो हमने सोचा नहीं था। तो साथियों, इन्होंने और ये एक तरीके से बहुत ही दुर्व्यवहार, गलत प्रकार से जो है व्यवहार हम लोगों के साथ किया है। अगले ने ये पूरी प्लानिंग बना ली थी कि जो है इनको किसी भी कंडीशन पे लड़ने नहीं देना है। और ये काम मैं आपको बता दूं, जब 25 तारीख की शाम को था तो बिलसी विधानसभा का बिलसी जो थाना अध्यक्ष हैं उनके पास एक फोन आता है और वो शिल्पी जी से ही बता रहे थे कि हमें ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर है, और उनको गाली देते हुए कोई फोन आया और उसमें ये बोला गया कि एक लड़का एक नई पार्टी लेकर के आया है और पूरे बिलसी में तहलका मचाया हुआ, चारों तरफ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, शिल्पी शाक्या, और तुम साले लोग बैठकर क्या कर रहे हो। इसी बात को लेकर के उन्होंने अपने एक्शन में लिया और जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया, और रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद उनको अमन और शांति मिली। साथियों, जो स्टिक थी हमारे लोगों में, हम गुंडे माफिया नहीं हैं, लेकिन क्या है कि अपनी सुरक्षा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और उसी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जब हम गाड़ी में चलते हैं तो 2-4 स्टिक पड़ी रहती हैं कि कभी कोई रास्ते में मिल गया तो आनन फानन में हम क्या उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि कैसी बदमाश जमाना हो गया है और न जाने किस किस रास्ते से होकर के हम लोग गुजरते हैं। तो निश्चित तौर पर आत्मरक्षा जरूरी है, और ये आत्मरक्षा मैं खुद नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि जब हम जीवन दर्शन यात्रा पे निकले हुए थे, जब पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, तभी हमने अपना जो नेटिव जिला है हमारा अयोध्या, वहां के जिला मजिस्ट्रेट को, मीन्स जिला अधिकारी को, और पुलिस डिपार्टमेंट को सुरक्षा के लिए, और जिला अधिकारी को आम लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया। लेकिन छोटे लोगों की बात कोई सुनता नहीं है। अगर हम गुंडे होते, अगर हम माफिया होते, अगर हम विधायक होते या किसी नेता मंत्री से दबाव बना पाते तो वहां का डीएम हमें लाइसेंस देता। लेकिन उस डीएम ने बिना किसी कारण के मतलब जैसे आपके ऊपर कहीं गोली चल जाए या कहीं बंदूक चल जाए तब वो देते हैं। मीन्स आधी जो है सर कट जाए और आधा सर रह जाए, एक हाथ में गोली लग जाए दूसरे हाथ में ना लगे, या एक टांग गोली से टूट जाए, कट जाए, तब ये लाइसेंस मिलता। उससे पहले लाइसेंस नहीं मिलता है। अब अपनी सिक्योरिटी के लिए बिना अपने आप पर आक्रमण करवाए या आक्रमण हुए आपको लाइसेंस की व्यवस्था नहीं देती है। ठीक है, लाइसेंस नहीं मिला, हम आयन केन प्रकार अपना काम चला रहे थे। जब बिलसी में गए तो बिलसी के एक गांव खैराती नगर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। तो उस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग मिलने के लिए आए, और जाते जाते मतलब पहले तो उन्होंने समाज को एक करने की बात कही, और उसके बाद जब जाने लगे तो उन्होंने विरोध भी किया कि आप लोग बिलसी में क्यों आए हैं, और जाते जाते उन्होंने धमकी भी दी कि जो है अगर आपने बिलसी नहीं छोड़ा तो निश्चित तौर पर अंजाम बुरा होगा। इसकी सूचना मैंने उसी दिनेश शर्मा थाना अध्यक्ष को मैंने दी, लेकिन दिनेश शर्मा के कानों में जू नहीं रहेगा, अगले ने कोई एक्शन नहीं किया। उसके बाद जब शिल्पी जी का नाम आया तब भी हमने पुलिस प्रशासन और डीएम को लिख करके दिया कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि हम लोग लावारिस देश में रह रहे हैं, मतलब देश में एक लावारिस की तरह रह रहे हैं। जो कुछ मिलेगा मोदी योगी को मिलेगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे बड़े नेता हैं, हमसे तमाम चीजों में आगे हैं, और हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर सिक्योरिटी यहां पर भी नहीं मिली। तो आप खुद बताइए कि अगर सिक्योरिटी पुलिस प्रशासन नहीं दे रही है, आम लाइसेंस अगर नहीं दे रहा है, कहीं आप रात बिरात आ जा रहे हैं, अगर किसी ने मेरे ऊपर गोली से फायरिंग कर दी या हमारे हाथ पैर तोड़ दिया तो पुलिस वाला क्या करेगा? पुलिस वाला एफआईआर नोट करेगा, फिर इधर से पैसा लेकर के उधर से पैसा लेकर के विवेचना करेगा। तो जो मन में आएगा वो कर करके उल्टा सीधा लीपा पोता फर्स्ट क्लास एक आम आदमी इस देश के अंदर मर जाए या रह जाए, इससे प्रशासन को कोई टेंशन नहीं है। तो ये व्यवस्था चल रही है। अब वो लाठी डंडे को पा करके
अगले ने उसमें जो है गुंडा एक्ट तो नहीं लगाया, लेकिन उसमें लिख दिया कि जो है हमारे फ्लाइंग जो उड़न दस्ता टीम है उसको इन्होंने मारा और पीटा है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी बना के लगा दिया। उस बाद गाड़ी लेने हम लोग गए थे तो वही जो हमारा वेस्ट स्टिक है उसी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब पुलिस वाले लाइसेंस मतलब बंदूक लेकर चले, डंडे लेकर चले, ये सब वैलिड है, लेकिन हम अगर बंदूक और डंडे लेकर चलने की बात करें अपनी आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए तो वो वैलिड नहीं है। व्यवस्था भारत देश में चल रही है। तो साथियों, अब जब पर्चा खारिज हो गया तो जब लगभग 7 दिन पहले हम लोगों ने मतलब 7 दिन के 7 तारीख को हम लोग जेल से निकले, और जेल से निकलने के बाद अब वही बात है कि जब वक्त निकल गया है तो कर भी क्या सकते थे। हम लोगों ने दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में भी विजिट किया और बाकी चीज़ों को हमने जाना कि इलेक्शन को हम कैसे रोकेंगे। तो निश्चित तौर पर इसके लिए बड़ी योजना है और वो चीज़ हम अगले अपने किसी चरण में बताएंगे। और आगे जो है लड़ाई तो अब शुरू हो गई है, और मेरा सभी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट और जितने अधिकारी के लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि ये जो भ्रष्टाचार वाली एक्टिविटी है ना, ये अभी तो हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं, अभी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन वक्त आएगा तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जो है या दुर्व्यवहार जो नागरिक के साथ होता है या जो इस प्रकार की एक्टिविटी होता है वो निश्चित तौर पर इस देश में नहीं रहेगी। इस बात का दावा हमारा है। और एक पुलिस वालों का दायरा, एक एसडीएम का दायरा बहुत छोटा है और उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करी है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया है जो सिर्फ आरपी मौर्य का नहीं पूरी पार्टी का है, और निश्चित तौर पर इसे आपको और हमें समझना पड़ेगा। और तमाम देशवासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से मेरी अपील है कि ये घटना आरपी मौर्य के साथ नहीं हुई है या शिल्पी शाक्या जी के साथ नहीं हुई है, ये घटना आपके साथ, आपकी बहन और बेटियों के साथ हुई है या आपके अपनों के साथ हुई है। क्योंकि जिस दिन आप नेता बनने और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कमर कसेंगे उस दिन यही दरिंदे आपके भी पीछे पड़ेंगे। तो बहुत ही सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना है। और तमाम साथियों से मेरा निवेदन ये है जो बीआरपी से जुड़े हुए हैं कि आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। सोने को जितना ही पीटा जाता है या जितना ही उसको तराशा जाता है उतना ही उसके अंदर चमक आती है। और निश्चित तौर पर हम लोग जेल में जा करके सब कुछ, मतलब जिंदगी का हर कोना तो हमने देख लिया था, लेकिन जेल का कोना नहीं देखा था, और वो जेल का कोना भी हमने देख लिया। और वहां पर क्या स्थिति है या जेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों, हमें इलेक्शन से रोका गया, मुझे जेल जाने की कोई दुख नहीं है, और वहां के लोगों का दर्द देख करके तो मेरा आने का भी मन नहीं था। हम तो सोचते थे कि अभी और दिन रुक जाऊं, लेकिन बाहर काम बहुत थे। और निश्चित तौर पर आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, और आपको चुनाव लड़ने से रोका गया है, जो एक प्रकार से जघन्य अपराध है। और निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी और हम लोग मिल करके इस लड़ाई को अंतिम मोमेंट तक ले जाएंगे, और भविष्य में किसी ऐसे आम नागरिक का फंडामेंटल राइट का हनन ना हो, इसके लिए हमारी लड़ाई आर पार की रहेगी। आप सभी का साथ और सहयोग बना रहे, इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं आज अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान। निवेदन है साथियों कि इस पूरी की पूरी जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया, हाँ एक पॉइंट मैं छोड़ दिया, पेपर वालों ने जो मतलब खबर छापी, टीवी वाले जो खबर छाप रहे हैं, ये लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ये कभी किसी खबर का वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि वास्तविकता कहाँ क्या है, किसी का शोषण हो रहा है, कोई व्यक्ति मजबूर है, कोई व्यक्ति परेशान है, इसकी चिंता इनको नहीं है। जो न्यूज थाने से पा जाएंगे, जो न्यूज कलेक्टरेट से पा जाएंगे, उनको इससे नहीं मतलब है कि ये भ्रष्ट हैं कि नहीं भ्रष्ट हैं, सही गलत है, इससे मतलब नहीं है। पैसे दे करके
आप किसी भी प्रकार की न्यूज को छपवा सकते हैं। तो साथियों, विशेष तौर से न्यूज़पेपर वालों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और हम न्यूज़पेपर वालों को पैसे नहीं देते हैं, मीडिया वालों को पैसे नहीं देते हैं, इसलिए मीडिया वाले और पेपर वाले हमारी खबर को आप तक नहीं पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर एक न एक दिन हम लोग अपने इस मिशन में पूर्णतः सफल होंगे और सारे भ्रष्टाचारी या तो सुधर जाएंगे और या फिर देश छोड़ के चले जाएंगे। साथियों, उसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर समय निकालकर मेरी बात को सुने और समझे। निश्चित तौर पर भविष्य में आपको और हमें सभी को इस घटना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आप भी जब चुनाव लड़ेंगे कहीं पर भी, किसी भी पार्टी से या बीआरपी से, तो निश्चित तौर पर अपने हर कदम को मजबूत करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।